वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त, अब तो जानते हो, तो मेंबर हम लोग, नितिन गोयल। ठीक है दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। पहले हम बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रोसीजर्स के ऊपर, उसके बाद डिफरेंट हेड्स के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे बुक्स में लिखा हुआ है, हमारी बुक के ऊपर हम फोकस ज़्यादा करेंगे, बिकॉज अभी मैं आपके संग वैसे शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना चाहता कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा के नक्की करो, नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट थोरोली, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, और मेरी कोशिश रहेगी इंटरेस्टिंगली पढ़ें इसको हम। पहली बात, कोई आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, सपोज क्योंकि आप सीए कर रहे हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बीकॉम बीबीए में भी आते हैं एमसीक्यू, कि ये इनकम टैक्स शुरू कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1961। क्यों? क्योंकि बुक के आगे लिखा है 1961। ये तो एक्ट हो गया। शुरू कब हुआ था सर? ये शुरू हुआ था आपका 1860, 1860 में इनकम टैक्स को शुरू किया गया था, और तब से लेकर अब तक, मतलब एक चेन बताऊं तो बुक में लिखी हुई है, से बता रहा हूँ। 1860 से उसके बाद 1880 में चेंजेस आए, फिर 1886 में चेंजेस आए। ऐसे लिखूँ, 1860 में शुरुआत हुई इसकी, फिर 1886 में इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, और वो चेंजेस के साथ इनकम टैक्स हमारा चलता रहा 1900, अरे बाप रे, कितने साल, 1917 तक वो सेम टैक्स चलता रहा। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आए, एक साल के बाद उसको फिर से अमेंड किया गया 1918 में। नो नीड टू गेट इनटू दैट कि क्या चेंज आया, क्यों नहीं आया, इतना दिमाग लगाना, हमें सिर्फ कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, 18 के बाद इसमें चेंजेस आए 1922 में, और फाइनली उसके बाद से 1961-62 में, 61-62 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो असेसमेंट ईयर की बात की जाती है, तो 1961 में इसको अमेंड किया गया टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। यहां पर जो रूल्स आए, दे वर टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। अब हम जरा एक प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। में चेंजेस बहुत सारे हुए, 1961 हम पढ़ ही रहे, रिसेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टैक्स पे करना चाहते हो, आंसर क्या आएगा? नहीं सर, कौन देना चाहता टैक्स? हमें नहीं देना टैक्स। तो टैक्स अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? तो आंसर आएगा टैक्स तो अच्छी चीज़ थोड़ी होती है, हमारी पॉकेट के अंदर पैसे आते हैं, पैसे गवर्नमेंट ले जाती है, हमें नहीं देने, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप टैक्स को बचा सकते हो। एक होता है कि टैक्स को हमने मतलब काट दिया, इवेजन का मतलब क्या होता है कि हमने काट दिया, हमने दिखाई नहीं इनकम अपनी। मेरे 100 रुपये की इनकम हुई, मैं 60 दिखाई सिर्फ, तो बाकी मैं टैक्स पे नहीं किया। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि टैक्स को बचा ही लें, मतलब हटा दें? टैक्स को बचा कह सकते हैं लीगली। तो एक आपने रूल सुना होगा लाइफ का, दैट आपने सुना, लॉ ब्रेकर्स आर मच अहेड ऑफ लॉ मेकर्स, आर अहेड ऑफ लॉ मेकर्स, कि कानून बनाने वालों से कानून तोड़ने वाले एक कदम आगे होते हैं, है ना। तो टैक्स भी क्या है? टैक्स भी एक लॉ है। अब अगर टैक्सेशन को अगर आपको बचाना है तो करना क्या पड़ेगा? आपको टैक्स को सीखना पड़ेगा। आप खुद सोचो, क्या ये लॉ ब्रेकर बिना लॉ को जाने लॉ तोड़ सकता है? नहीं ना। अपने रास्ते कैसे निकालोगे आप? जब आपको पता होगा लॉ है क्या, कानून में क्या लिखा है, जब उसको जान जाओगे तभी कानून को झेल पाओगे, उसको समझ के उसके थोड़ा एडजस्टमेंट कर पाओगे, ताकि अपना टैक्स बचा सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स को समझना पड़ेगा, उसके लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को देखना पड़ेगा। नो नीड ऐसा मत सोचना कि मुझे सारे सेक्शन याद करने पड़ेंगे, सब सेक्शन याद करने पड़ेंगे, क्लॉज याद करने पड़ेंगे। सीएस कर रहे हो शायद उसमें करने पड़े, लॉ कर रहे हो, कॉर्पोरेट लॉ कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें याद करने पड़ते हैं। वैसे नहीं, आपकी इच्छा है, जितना करना चाहो, जितना डीप में जाओगे उतना सीखोगे। तो इनकम टैक्स 1961 वाज इंट्रोड्यूस विद अ पर्पस टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन, ताकि लोग अपनी इनकम को छुपाना बंद कर दें। एंड इट वाज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। इसमें क्या क्या रखा था कि ये सारा कुछ ना सारे इंडिया पे लागू नहीं था कभी कभी, तो अमेंडमेंट्स आते गए, उसके बाद ये अब 1961 वगैरह फुल ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर टैक्स को चार्ज कैसे करते हैं? व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्जिंग टैक्स? शुरू की क्लासेस में अगर आपको लगा सर थ्योरी ज़्यादा पढ़ा रहे हो, बोर हो रहे हैं, तो ये मत सोचना कि हम बोर हो रहे हैं, ये सोचो कि हम सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, बेसिस और प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग टैक्स। ये सेक्शन 4 में आता है, मतलब सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961।
अब मैं सेक्शन जानबूझ के लिखता नहीं हूँ, जो शुरू से बोलता हूँ सेक्शन पे मेरा फोकस नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग पे होता है। बाद में पढ़ोगे बुक को तो लिखे हो सेक्शन कौन से, हाईलाइटर लेके बैठना 2-3 हाईलाइटर बैठना, एक तो नॉर्मल फ्लोरेसेंट, एक दूसरा पिंक कलर ले लेना, एक ले लेना हल्का से बेबी पिंक टाइप, मतलब ऐसा लाइट ले जो कि उस पर दिखे हमें बाद में, ठीक है। यकीन नहीं है तो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरी पूरी बुक के अंदर आपको ना कहीं ऐसे हाईलाइटर चलते दिखेंगे। मैं खुद अपनी बुक को पूरा रंगीन करके चलता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे हर पेज के ऊपर मोस्टली आपको हाइलाइटर चलते मिलते हैं, ठीक है। क्यों, उससे फ़ायदा क्या होता है कि ऑन द स्पॉट वो पॉइंट मिलते हैं हमें जो हमें बाद में एग्ज़ाम के टाइम पढ़ने हैं। तो बेसिस क्या है, अब इसको पेज नंबर 2 है हमारी इस बुक का, उसके ऊपर इलैबोरेट करके बता रखा है। मैं आपको कट शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि हम उसी बुक को फॉलो करेंगे, सेम बुक में रहेंगे, सेम रहेंगे। नंबर 1, द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स आर द बेसिस ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। नंबर 1, इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। ये एक एनुअल टैक्स है, ये कोई मंथली टैक्स पे नहीं करना आपको, इट इज एन एनुअल टैक्स। नंबर 2, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। मतलब 2 तरह के ईयर्स होते हैं, बाद में आएंगे उसके ऊपर, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। इस इनकम में यहाँ पे जितना आपने इनकम कमाई होगी इसके ऊपर टैक्स अगले साल, जो अगला साल आएगा उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, उसमें आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। नंबर 3, टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय, हु आर फिक्सिंग द टैक्स रेट, दीज आर फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये प्लीज़ याद रखिएगा, जिन बच्चों के MCQs वगैरह में ये सवाल आता है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो से बच्चे इनकम टैक्स की जहाँ तैयारी कर रहे हैं, इनकम टैक्स कॉमन है, ये सब्जेक्ट जहाँ जो पढ़ा रहा हूँ हर जगह काम आएगा आपको। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू ये रेट डिसाइड होते हैं कि 30% कितना स्लैब होगा, कितना नहीं होगा। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन 1, इट हैज़ टू बी चार्ज ऑन अ पर्सन। ये सब डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं कि पर्सन कौन होता है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, SSC कौन होता है, सब बाद में करेंगे। टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम, इट इज चार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ द SSC। टोटल इनकम मतलब जो हम बाद में करने वाले हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये सारी इनकम को ऐड करने के बाद जो भी टैक्स लगना है उस पूरी इनकम पे लगेगा, किसी एक सेपरेट नहीं लगेगा। इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम और पेड इन एडवांस। सपोज आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है जब आपको सैलरी देगा तो टैक्स काट के देगा, कुछ टैक्स काट के देगा, सारा नहीं, कुछ टैक्स एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम। द टोटल इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस भी होना चाहिए, इसका कुछ होता है, एक चैप्टर है पूरा का पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस, जो बड़े अच्छे से मस्ती से इस चैप्टर को करेंगे हम। तो इसको भी हम कर सकते हैं। अब क्योंकि आप मेंबर हैं, आपको पूरा राइट है कि पुरानी कोई वीडियो रेजिडेंशियल स्टेटस की मैंने करा रखी है, वो भी देख सकते हो, जल्दी करना है तो वहाँ तो ना सीक्वेंस चलेगा, मतलब क्योंकि वो भी वीडियो आपके लिए ओपन होगी अगर आप मेंबर हो चुके हैं तो। देन जो भी आप इनकम करेंगे, जो भी आप टैक्स निकालेंगे, प्रोसीजर क्या होगा उसका। अब प्रोसीजर ये होगा, जो हम प्रोसीजर पढ़ेंगे टैक्स का वो ये है। नंबर 1, क्लासीफाई द इनकम अंडर ईच ऑफ द 5 हेड्स। जो हम 5 हेड ऑफ इनकम बात करेंगे, जो आप मेंबर हैं तो पीछे देख सकते हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन सी होती है, नहीं तो मैं धीरे धीरे सब चीज़ें कवर करूँगा, डोंट वरी। उसके बाद उनमें से रिस्पेक्टिवली, जैसे सपोज 5 हेड इनकम आपने नाम सुना होगा कि सैलरी होती है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, इन सब के अंदर ना कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं। आप वो सब माइनस करने के बाद जो भी बचता है, जो आती है नेट टैक्सेबल इनकम, इन सबको ऐड कर दो, फिर वहीं टोटल इनकम मानी जाती है। उसके ऊपर भी कुछ डिडक्शंस, मतलब कुछ हो सकता है हमें रिबेट मिल जाए, उसके ऊपर पहले टैक्स निकालेंगे, फिर टैक्स पे हम सरचार्ज निकालेंगे, उसके ऊपर भी हम एजुकेशन सेस, हेल्थ एसेस निकालेंगे। क्या होता है, कितना होता है बताता हूँ अभी, ठीक है। अब आते हैं जरा कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे टैक्स के। नंबर 1, इनकम टैक्स इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके जो माई बाप है हमारे ऊपर बैठे हैं जो टैक्सेशन के ऊपर, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मैं लिखूंगा ये सब चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स। वैसे बुक अगर कॉमन है तो हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है, डोंट वरी। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है लिखने से ज़्यादा। जब लिखने का टाइम आएगा एक एक चीज़ लिखवाऊंगा, डोंट वरी। पहली बात,
इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। नंबर 2, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। नंबर 3, ये मेरे नोट्स हैं जो छोटे छोटे मैंने कर रखे हैं, इट इज टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। अब एसएससी क्या होता है सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ, कौन होता है एसएससी, ठीक है। नंबर 4, इनकम पे टैक्स तब लगेगा इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जेम्प्टेड इनकम। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड मतलब जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता, उससे ज्यादा है तो आपको टैक्स देना है, वरना नहीं देना। अब ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है आपकी एज के हिसाब से, मतलब एक तरह से सीनियोरिटी के हिसाब से। तो इसमें क्या लिखा होता है, अगर आपकी एज 60 साल से लेकर 80 साल तक है तो आपको 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं देना, इसको हम बोलते हैं सीनियर पीपल। अगर आपकी एज 80 या उससे ऊपर है, मोर देन 80 चलेगा अगर आप, तो आपको 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना, इसको बोलते हैं सुपर सीनियर। ये इनकम टैक्स की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं याद रखना, ये सुपर सीनियर बोलते हैं उनको हम। और जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल लोग जैसे हम जैसे लोग हैं जो 60 साल के नीचे नीचे लोग हैं, तो जो 18 साल से ऊपर हैं या हमारे लिए जो भी लोग हैं, इनके अंदर हम शामिल करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को, HUF को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को, ये जितने भी लोग हमारे पास होते हैं इन सब के लिए छूट जो अब लेटेस्ट चल रही है, दैट इज जो हम बुक में पढ़ेंगे वो 2.5 लाख भी लिखा होगा, लेकिन कई जगह पे अब वो 3 लाख रुपए भी अमेंडमेंट के साथ आ चुका है। वो हम जब ये पार्ट आएगा टैक्सेशन के स्लैब्स का तब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। अभी आप समझोगे 2.5 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी है। पता चला पापा को बोलो पापा कितनी छूट है, 2.5 लाख है, सर ने 3 लाख बोला है, हाँ वो 3 लाख शायद हो जाए, शायद हो गया, हो गया, ये गारंटी किसी को नहीं है, कई लोगों को, क्योंकि इनकम टैक्स में भी कन्फ्यूजन होती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, बीच में चेंजेस आ जाते हैं, अरे फिर क्या यार फंस गए, अब बुक पेपर में क्या लिखेंगे, पेपर में एक स्टेटमेंट लिख के आते हैं हम, वो बाद में सिखाऊंगा जब एग्जाम टाइम के टाइम लिखवानी है, ठीक है। 3 लाख तक की छूट, अगर इससे ऊपर इनकम चली गई तीनों लोगों की, चाहे वो सीनियर हो, चाहे सुपर सीनियर हो, चाहे नॉर्मल हो, मतलब अप टू 60 ईयर्स, तो आपको टैक्स पे करना है इसके ऊपर। मतलब इसके नीचे इनकम में तो टैक्स पे नहीं करना, सिर्फ बताना है कि इनकम इतनी हुई थी, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो अपना, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो टैक्स है हमारा, अच्छा फर्म, लोकल बॉडी या फिर कोई कंपनी है, उनके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर है? ये सब बुक में लिखा हुआ है, हटा रहा हूँ 1 2 3, और कहीं पे आपको लगे तो पॉज कर देना यार। अच्छा दूसरा, इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स स्लैब भी बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आता है सरचार्ज। यहाँ पे हमारे कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है जब वो नया नया सरचार्ज पढ़ते। सरचार्ज सर सुना तो है, सरचार्ज, सरचार्ज क्या होता है? मतलब जो आपका टैक्स बन रहा है उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा आपको। मतलब याद रखना, सरचार्ज हमेशा और इट इज ऑलवेज जो टैक्स का अमाउंट है उस पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब आपने जो टोटल इनकम निकाली उसके ऊपर टैक्स स्लैब डाले, जो टैक्स निकल के आया, सपोज मेरी इनकम थी 12 लाख रुपए, उसमें मेरा टैक्स निकल के आया 2 लाख रुपए, इस 2 लाख के ऊपर मुझे सरचार्ज देना है। इसके भी स्लैब्स हैं। अब स्लैब्स कैसे हैं वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अब इसके बाद भी, सरचार्ज के बाद भी अब आपको देना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब ये भी आपको टैक्स के ऊपर देना है। इसका रेट फिक्स होता है, गवर्नमेंट का फिलहाल के लिए फिक्स है 4%। जो भी आपका टैक्स निकला उसके ऊपर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब ये बेसिकली होता है कि इसका पर्पस क्या होता है
जितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको हेल्थ और एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए सरकार कहती है कि हम आपके पैसे से ही आप उनको हेल्प करो। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर पीपल पीपल अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको सपोर्ट करने के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये मैं सोचने लग गया दिल दहलाने के लिए, अरे सर हमारे से ये भी ले लोगे अब आप, हम क्या करेंगे बाद में आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। फिर टैक्स बर्डन मोर ऑन रिच एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ CBDT। ये याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए एज ए टैक्स स्टूडेंट ऑफ टैक्स। CBDT क्या है? ये डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। इसका हेड ऑफिस जो है बेंगलोर में है। तो जितनी बार भी अगर आपके टैक्स में कुछ लोचा होता है ना, कुछ गड़बड़ होती है, तो आपको नोटिस जो होता है टैक्स नोटिस, वो यहाँ से आते हैं, CBDT से आते हैं। एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स का आपका पैसा मिलता है वो सब का सब एलोकेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में, बराबर कुछ कुछ बांटा जाता है। लेकिन मतलब ये पैसा सारा का सारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन इसमें साफ लिखा है स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन एनी शेयर फ्रॉम, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा नंबर 1 कुछ भी शेयर फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जितना भी आएगा सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। नंबर 2 सरचार्ज, जो भी आप सरचार्ज आपको मिल रहा है यहाँ से, ये सब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। नंबर 3 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो 4% आप कंप्यूट करते हैं, ये सब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एक्सक्लूसिवली, ये आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, हमें समझना है कि सरचार्ज कितना % लगता है। आज की क्लास में छोटा मोटा जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं, नोट्स बनाते रहना और बुक्स से रेफर करते रहना, ठीक है। अब सरचार्ज का रेट कितना होता है, ये सब कहानियां मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब MCQs में आती हैं और थ्योरी के क्वेश्चंस में जहाँ MCQs हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, और कई लोग इंटरव्यू में टाइम पास करते हैं हम लोगों के साथ, तो वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। सरचार्ज करने से पहले हमें ये देखना है कैटेगरी ऑफ पीपल कौन है, इंडिविजुअल है या HUF है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। सर ये होते कौन है, इसके लिए चैप्टर क्लास अलग है, पर्सन पे जब आऊँगा मैं। अब इनकी इनकम पे क्या करना है, अगर आपकी जो इनकम बन रही है, इनकम टैक्स नहीं, टैक्स पे तो सरचार्ज देना है लेकिन टैक्स निकलता है इनकम पे ही है। अगर आपकी इनकम, इफ इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है, वाह, तो टैक्स जो निकालोगे, टैक्स निकाल के उसके ऊपर कितना सरचार्ज दोगे, उसके ऊपर सरचार्ज दोगे आप 10%। ऐसे टेबल बना लो। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ के नीचे है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है, तो आप सरचार्ज दोगे 15%। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आप सरचार्ज दोगे 25%। ये सब ऑफ टैक्स है, याद रखना। इनकम कितनी है उसके बाद टैक्स पे सरचार्ज लगेगा। और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर हो जाए, भगवान करे सब लोगों की हो जाए, ठीक है ना, आप सब बच्चों की जितनी भी इनकम है 5 10 करोड़ से ऊपर हो साल की, तो आपको जो सरचार्ज देना है वो देना पड़ेगा 37%। ये क्यों है, कैसा है, इसके बारे में हम नहीं पूछ रहे कि क्यों इतना किया है, बस फर्म्स के लिए फर्म्स के लिए बात करो। फर्म मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म्स। अगर फर्म की बात करी जाए, अगर इनकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो फ्लैट 12% इनको सरचार्ज देना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी है, अगर डोमेस्टिक कंपनी, ये सब छोटे छोटे नोट से बना लो क्योंकि ये सब MCQ वगैरह में सब जगह काम आएंगे। अगर आपकी इनकम अप टू 10 करोड़ है, 1 से 10 करोड़, सॉरी नॉट अप टू तो 0 शुरू हो जाएगा ना, 1 करोड़ से 10 करोड़ है आपकी इनकम, तो आपको देना है सरचार्ज 7% का। लेकिन अगर मोर देन 10 करोड़ है तो आपको सरचार्ज देना है 12% का। मतलब 12% फर्म्स के लिए मैक्सिमम लिमिट है और कंपनी के लिए भी, ठीक है। इन सब के ऊपर एक चीज़ रिलीफ एप्लीकेबल होता है, उस रिलीफ का नाम होता है मार्जिनल रिलीफ।
इसके बारे में डिस्कशन हम शायद करें ना करें पता नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे हम। तो आज की क्लास में जो हमें समझ में आया वो क्या समझ आया? नंबर 1 कि टैक्स हमारा स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस क्या है, चार्ज के हम किस किस के ऊपर लगाते हैं, उसको कंप्यूट कैसे करते हैं, सर चार्ज क्या होता है, एजुकेशन सेस होता क्या है, हेल्थ सेस होता क्या है। गरीबों की मदद के लिए भी हम ही लोगों से पैसे लिए जाते हैं और सरकार को लेने भी चाहिए क्योंकि हमें देना पड़ेगा। जब देंगे पैसे तभी तो ग्रो करेगा ना इंडिया का, हमारा कंट्री जैसे डेवलप करनी है। तो जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स भर दो। आपको मैंने प्रॉमिस किया आपके कोई भी कमेंट आएंगे उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा कभी कभी लाइव क्लास लूँ ताकि हम मेंबर्स के लिए लाइव क्लास लेकर आया करेंगे कि ठीक है सर आज संडे को आज 1-2 घंटे का क्लास है। आज हो सकता है मैं सिर्फ बातें करता रहूँ आपसे, लेकिन हो सकता है बातों के अंदर बहुत कुछ सीख भी जाए। तो जितना हमने किया होगा हो सकता है उसके ऊपर एक रिकैप हो जाए, ठीक है। तो करना क्या है, जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करते रहो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, और उनको एनकरेज करो। कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस, इनकम टैक्स क्लासेस मेंबर बन जाओ दोस्तों। 2 साल के लिए मुझे सपोर्ट कर दो एंड आई प्रॉमिस यू उसके बाद फिर से शायद मैं वापस उसी पे आ जाऊँगा जैसे मैं शुरू कभी अपने लेक्चर्स किए थे, फ्री ऑफ चार्ज, नो मेंबरशिप, नो चार्जेस, नथिंग। 2-3 साल के लिए सपोर्ट कर दो, आई रियली नीड दैट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।